नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम विकास गाथा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। दर्शकों, विकास गाथा के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानते हैं कि हमारा प्रदेश विकास के नए नए किन कीर्तिमानों को रच रहा है और विकास के क्या क्या नए कार्य किए जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की, कि महिलाओं के लिए जो कार्य हो रहे हैं उनके विकास के वो कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं संचालित की जा रही है जिससे महिलाओं का उत्थान हो रहा है। आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं के विकास कार्यों की। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास मेहमान, महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक सुरेश तोमर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम विकास गाथा में। और सबसे पहले सर शुरुआत हम इसी से करेंगे कि जो महिलाओं के लिए विकास कार्य प्रदेश में संचालित किए जा रहे हैं वो किस तरह के हैं, और हम महिला सशक्तिकरण की, क्योंकि विगत दिनों हमने मकर संक्रांति भी उसी थीम पर बनाया था, तो किस तरह से मध्य प्रदेश महिला सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर हो रहा है? देखिए, पिछले लगभग एक दशक में या डेढ़ दशक में मध्य प्रदेश ने पूरे देश भर में महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले एक विशेष राज्य के तौर पे पहचान बनाई है जी। मध्य प्रदेश में कई सारी ऐसी योजनाएं चलाई जाती रही हैं जी, जिसमें महिलाओं को फोकस करके और बच्चियों को फोकस करके काम किया जाता रहा है। उससे पहले जो भी आंकड़े थे, चाहे वो NFHS के आंकड़े हों या फिर हमारी जो जनगणना होती है, राष्ट्रीय जनगणना, उसके आंकड़े हों, उसमें कई सारे मायनों में मध्य प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ समय में चूँकि महिलाओं और बच्चियों को फोकस करके बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, और उसका परिणाम ये है कि सभी जगह अब मध्य प्रदेश की उस तरह से पहचान भी बन रही है। बल्कि कई मायने में देखा जाए तो देश की सरकार और कई राज्यों की सरकार मध्य प्रदेश में किए जाने वाले कामों का अनुसरण भी कर रहे हैं जी। सर, गणतंत्र दिवस पर हमने देखा कि कर्तव्य पथ पर जो मध्य प्रदेश की झांकी निकली, महिलाओं को आत्मनिर्भर और वो सशक्तिकरण का संदेश दे रही थी, तो ये भी अपने आप में सर गौरवान्वित करने वाला पल था। बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारे यहाँ कुछ विशिष्ट महिलाएं हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की पहचान बनाई है, और उसकी वजह से मध्य प्रदेश को एक ऐसे राज्य के तौर पे पहचाना जाना कि मध्य प्रदेश जो है ना महिला सशक्तिकरण के लिए या महिलाओं को और बच्चियों को फोकस करके बहुत सारा काम कर रहा है, तो ये हमारे लिए सचमुच गौरव देने वाला विषय है। और हम निश्चित रूप से लगातार जो भी इंडाइसेस हैं, जो आंकड़े हैं, उनमें हम परिवर्तन ला रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं और बच्चियों के लिए विशेषता हम काम कर रहे हैं, और उनसे उनका जो स्टेटस है उसमें सुधार आ रहा है। बिल्कुल, यानी कि सर आपका जो आपने बताया है कि जब महिलाओं को पहले जो दोयम दर्जे का देखा जाता था, अब लेकिन सोच बदल रही है, तो ये परिवर्तन सर कैसे आया, और इस परिवर्तन को आने के पीछे वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिससे समाज का दृष्टिकोण बदला महिलाओं के प्रति? देखिए, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना संचालित की जाती रही है पिछले 15 साल से, या बल्कि उससे ज़्यादा समय हो चुका है उसको। वो है लाडली लक्ष्मी योजना, जो पहली योजना थी जो महिला बच्चियों के प्रति, उससे पहले हम सब जानते हैं कि किस तरह से बालिका के प्रति या जो गर्ल चाइल्ड है उसके प्रति हमारे समाज की जो धारणा वो ठीक नहीं थी, और जो सेक्स रेशियो है वो भी गिरते गिरते केवल 919 रह गया था। और मध्य प्रदेश के कुछ विशेष इलाकों में जहाँ पर स्थितियाँ और ख़राब थी, जिसमें ग्वालियर चंबल का इलाका है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, वहाँ पर जो सेक्स रेशियो था काफ़ी कम था। जैसे मुरैना ज़िले का अगर कहा जाए तो पिछले जनगणना में वो केवल 829 चाइल्ड सेक्स रेशियो था, और जो कि ख़राब जिसको माना जाना चाहिए। तो उसके वजह से फिर जब गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करने की बात हुई कि ये सरकार ने समाज की इस धारणा को बदलने की कोशिश की कि बेटी जो है ना वो बोझ है, उसका दहेज देना पड़ता है, या उसकी पढ़ाई लिखाई की, उसकी सुरक्षा की बात करनी होती है। तो ये सब मुद्दे ऐसे थे
जो नकारात्मक थे। लेकिन जब लाडली लक्ष्मी योजना आई, उसके बाद में बेटी बचाओ अभियान शुरू किया गया, फिर स्वागतम लक्ष्मी अभियान शुरू किया गया और बच्चियों के प्रति न केवल महिला बाल विकास विभाग के बल्कि दूसरे गांव की बेटी, साइकिल योजना, तो स्कूल के माध्यम से, हायर एजुकेशन के माध्यम से, महिला बाल विकास के माध्यम से कई सारी योजनाएं ऐसी शुरू हुई जिससे बालिकाओं के प्रति समाज की धारणा बदली। और इन योजनाओं को मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया और कई सारे राज्यों की सरकारों ने इसको रेप्लिकेट किया बाद में। जी बिल्कुल सर, यानी कि कहीं ना कहीं जो योजनाएं प्रदेश में संचालित हुई वो बहुत ही अहम कारण बनी बेटियों को सशक्त करने का, महिलाओं को सशक्त करने का। अब हम आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अभी क्या कुछ नवाचार के कार्य किए जा रहे हैं महिलाओं और बेटियों को सशक्त करने के लिए? देखिए, महिलाओं और बेटियों को सशक्त करने के लिए कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें अगर हम लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें तो उसमें लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत अभी तक लगभग 46 लाख बालिकाओं को इसमें लाभान्वित किया गया है। और जो 2007 के आसपास जिन बच्चियों को लाभान्वित किया गया था वो काफ़ी बड़ी हो गई हैं, कुछ कॉलेज में जाने लगी हैं। तो जो किशोरियां हैं अब इस योजना का जो लाभ ले रही हैं, उनके लाडली लक्ष्मी क्लब बनाए गए। क्या होता है सर ये लाडली लक्ष्मी? वो लाडली लक्ष्मी क्लब ये होता है कि 10 बालिकाओं का एक ग्रुप होता है गांव में, और उसमें और भी बालिकाएं शामिल हो सकती हैं। इनिशियली 10 होता है, लेकिन उसमें और भी बालिकाएं शामिल हो सकती हैं। उसका काम ये है कि वो समूह बन के और जो छोटे बच्चे हैं या बालिकाएं हैं उनके साथ जिन समस्याओं का वो सामना करती हैं अपने ग्रामीण स्तर पर या वार्ड स्तर पर, उन समस्याओं को किस तरह से उनको नोट करना है और सरकार को या सरकार के जो भी विभिन्न हिस्से हैं उनको उसको बताना है। और जो किशोरी बालिकाओं की अपनी समस्याएं, किशोरी बालिकाओं की जो उम्र होती है उसमें अनीमिया या इस तरह की और कई सारे उम्र जनित मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, ये सब विषयों को लेकर किस तरह से बात की जाए और किस तरह से जागरूकता पैदा की जाए। तो चूंकि एक योजना है उसके मूल में, क्योंकि वो बालिकाएं हैं जो भविष्य में लखपति बनने वाली हैं जी, तो इसलिए उनके बीच में एक कोहेसिवनेस है, उनके बीच में एक जुड़ाव है और वो फिर मुद्दों को पर लेके बात करती हैं। क्योंकि हमें ये समझना होगा कि लाडली लक्ष्मी योजना के भी अपने कुछ पैरामीटर्स हैं जी। उसमें एक पैरामीटर ये है कि किसी बच्ची को तभी लाभ मिलेगा जब वो 12वीं की कक्षा में एग्ज़ाम देगी 12वीं का, अदरवाइज उसको नहीं मिलेगा। तो क्या होता है कि एक स्वाभाविक तौर पर देखा जाए कि मूलभूत शिक्षा उस बच्ची को जो लाडली लक्ष्मी बनी है उसको प्राप्त होती है जी। और दूसरे मुद्दे हैं कि भाई केवल 2 बालिकाओं तक मिलेगा, तो ये परिवार नियोजन का एक मुद्दा है। इसके बाद में पढ़ने लिखने के अलावा फिर एक अगली बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। अभी NFHS जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसमें पिछले NFHS में लगभग 33% बाल विवाह होते थे, अभी घट के 2020 में केवल रह गया है वो 23%। और हम ये आशा करते हैं कि अब जब भी अगला NFHS का कोई सर्वे आएगा तो उसमें बाल विवाहों की संख्या और कम होगी। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये सभी विषय हैं। अब चूंकि बालिकाएं खुद जागरूक हैं इस योजना के माध्यम से और उन्हें उस पैसे के मिलने का लगातार जो वजीफा मिलता है या स्कॉलरशिप मिलती है अलग अलग क्लासेस में, और प्रोत्साहन राशि मिलती है जब वो ग्रेजुएशन में जाती हैं, यानी कि 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान है कि ग्रेजुएशन में जब बच्ची जाएगी तो पहली ईयर में उसको 12,500 रुपये मिलेंगे और लास्ट ईयर में भी 12,500 रुपये मिलेंगे। तो इससे जो बालिकाओं का आत्मविश्वास जो पैदा हुआ है तो वो, और फिर उसके बाद में इस तरह की सभी बालिकाओं का आपस में जुड़ाव, तो इसके बाद वो समाज में एक तरह का जो परिवर्तन है उसकी वो साक्षी बन रही हैं या उसकी वो एजेंट बन रही हैं। जी बिल्कुल सर, बेटियां जो है वो लखपति बनेंगी, लेकिन अभी जो सर भारत सरकार द्वारा बजट भी आया है सर कि तो वो उस बजट में महिलाओं को लखपति बनाने का जो संकल्प दिखाया गया है वो भी आप मानेंगे कि अब महिला सशक्तिकरण का एक दौर शुरू हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए कि अब इस समय चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, महिलाओं को फोकस करने का मामला, हमने अभी जो लेखानुदान प्रस्तुत किया माननीय वित्त मंत्री ने केंद्र में, तो वो हमने सबने सुना। उसमें महिलाओं के विकास का, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा जो था ना वो प्रमुख मुद्दों में से एक था। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से महिलाओं के लिए काम किए जा रहे हैं, किस तरह से जो लखपति दीदी बनाने का काम है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते हैं, जो SRLM या NRLM की तरफ से जो रूरल डेवलपमेंट मिशन है,
उसमें लाइवलीहुड मिशन है, उसमें किस तरह से इनको इंगेज करना है और किस तरह से उनको, ये हमारा उद्देश्य है कि उनको लखपति बनाया जाए जी। तो वो इस तरह से, अब जो पिछली बार जो था उसमें अब 1 करोड़ बढ़ा के, कि अब हम 3 करोड़ का हमारा टारगेट है। 1 करोड़ महिलाएं बन चुकी हैं और इस बार 3 करोड़ का जी। टारगेट है। 1 करोड़ महिलाओं को और जी। बढ़ाया गया है। तो ये मुद्दा है कि किस तरह से स्किल डेवलपमेंट और लाइवलीहुड के माध्यम से उनकी आमदनी को इंश्योर किया जाए। तो क्योंकि अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण की कोई भी बात बिना आर्थिक सशक्तिकरण की नहीं की जा सकती जी। है ना। कि महिलाओं की, किसी बड़ी राइटर ने कहा है कि अगर किसी महिला को अपने पैरों पर खड़ा होना है तो उसका बटुआ भारी होना चाहिए। जी। तो आर्थिक सशक्तिकरण ही मूल तौर पर सशक्तिकरण है। जी। और उसके बाद अगर दूसरे मुद्दे भी हैं, जहाँ पर बराबरी का मुद्दा है, जेंडर इक्वलिटी का मुद्दा है, और कई सारे हैं समाज में, जैसे हिंसा है, सेक्सुअल वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, तो अगर उसके पास पैसा होगा तो वो ये बाकी जो विभेद हैं, जो वायलेंसेस हैं, उनका वो सामना ताकत के साथ में कर सकती है। बिल्कुल। सर, हम आपसे प्रदेश में जो संचालित हो रही है सेफ सिटी फॉर वुमेन प्रोजेक्ट, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। सेफ सिटी पर बात करने से पहले मैं 2 चीज़ें और इस बजट में जो आई थी उनकी भी बात करना चाहूँगा। एक ये कि आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर, आंगनवाड़ी हेल्पर जो है ना, तो ये जो 3 बड़ा सेगमेंट है, हमें ये समझना चाहिए कि ग्रामीण स्तर पर ये 3 कार्यकर्ता मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। क्योंकि न्यूट्रिशन का मुद्दा और हेल्थ का मुद्दा ये मिलकर जिन 3 लोगों के हाथ में है, चाहे हम जानते हैं कि हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है ना, संस्थागत प्रसव है महिलाओं का, वो 90% से ऊपर हो गया है जी। तो इसके लिए जो मुख्य एजेंट हैं वो यही लोग हैं। अब आयुष्मान भारत जो योजना है, उस योजना में इनको भी कवर किया गया है, है ना। अगर वो हैं तो उस दायरे में गरीबी रेखा के नीचे आते नहीं आते, लेकिन आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी की सहायिकाएँ, इन सबको भी आयुष्मान योजना में शामिल किया गया है। तो उनको फ्री जो इलाज है, स्वास्थ्य है, तो उसको वो मिल सकेगा। एक तो ये मुद्दा है। एक मुद्दा ये है कि सर्वाइकल कैंसर जो है ना, एक बड़ी समस्या है। हम जानते हैं कि कितनी महिलाओं की डेथ होती है और उस पर बहुत बात नहीं होती थी। अभी 9 साल से लेकर 14 साल की जो भी बालिकाएं, ये बड़ा केंद्र सरकार का बड़ा स्टेप है कि इसमें इनको फ्री इम्यूनाइजेशन होगा। और इम्यूनाइजेशन से कहते हैं कि लगभग 90% सर्वाइकल कैंसर से बचाव किया जा सकता है। तो ये 3 जो है ना, वो बड़ी मेजर स्टेप्स लिए गए हैं महिलाओं के लिए, और इनसे निश्चित रूप से आगे भविष्य में महिलाओं का जो पूरा स्टेटस है, उनका जो स्तर है, उसमें बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएगा। बिल्कुल सर, सकारात्मक परिवर्तन आएगा और इसकी सर ज़रूरत भी थी कहीं ना कहीं। और इसके साथ ही सर, हम ये जो सेफ सिटी फॉर वुमेन प्रोजेक्ट है, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, हम जानते हैं कि सेक्सुअल वायलेंस के मामले में हमारा समाज जो है ना, उसकी बहुत सकारात्मक सोच नहीं है। और हम महिलाएं बाहर जाती हैं, हम आए दिन सुनते हैं कि किसी महिला के साथ में बलात्कार हो गया या गैंगरेप हो गया, निर्भया कांड हुआ था। तो उसके बाद से, एक निर्भया कांड होने के बाद से केंद्र सरकार ने एक फंड पूरा बनाया, जिसको निर्भया फंड कहते हैं जी। और उसका उद्देश्य यही है कि किस तरह से पब्लिक प्लेसेस हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, इन सबको किस तरह से महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाया जाए। क्योंकि महिलाएं अब घर से बाहर जा रही हैं, है ना, वो कम्यूट करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाती हैं, नौकरी करने जाती हैं, है ना, या बालिकाएं हैं जो पढ़ने जाती हैं, चाहे तो स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मेडिकल, टेक्निकल एजुकेशन, सभी जगह जहाँ पर वो जा रही हैं। तो इन सब प्लेसेस को किस तरह से सुरक्षित बनाया जाए, तो इसके लिए एक सेफ सिटी योजना शुरू की गई थी मध्य प्रदेश में, जिसके दूसरे चरण में हम बहुत शीघ्र जा रहे हैं। शुरुआत में 6 शहरों में की गई थी, जिसमें हमारे 4 बड़े शहर ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर और इंदौर शामिल हैं। तो ये उद्देश्य यही है कि सभी विभागों के साथ मिलकर, उसमें पुलिस भी है, उसमें अर्बन डेवलपमेंट भी है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन RTO डिपार्टमेंट भी है, महिला बाल विकास भी है, कि किस तरह से इन सभी स्थानों पर महिलाओं का आवागमन और को सुरक्षित बनाया जाए। जी बिल्कुल, महिलाओं की सुरक्षा की बात ही सर हमने की है। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बेटियों के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग और क्या कुछ कार्य कर रहा है, चाहे वो हिंसा पीड़ित हो या ऐसा कोई हेल्प डेस्क है, ताकि वो जुड़ के उसका लाभ ले सके सर। देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, वही मैं कह रहा हूँ, निर्भया फंड ने कई सारी चीज़ें हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें हम बात जरूर करना चाहेंगे, उसकी सूचना सब लोगों को देना भी चाहेंगे। बिल्कुल सर। कि एक वुमेन हेल्पलाइन है,
है ना, वो संचालित हो रही है मध्य प्रदेश में। पूरे केंद्र सरकार ने उसको शुरू किया है और उसका नंबर होता है, टोल फ्री नंबर है 181 जी 181 पर कोई भी अगर महिला परेशान है कहीं पर तो वो कॉल कर सकती है वहाँ पर और अपनी जो भी समस्या है उसको दर्ज करा सकती है। अब उसके साथ कोई अगर हिंसा हुई है तो 112 एक जो इमरजेंसी नंबर होता है केंद्र सरकार 112, तो 112 पे सीधे भी कोई हिंसा से पीड़ित व्यक्ति है तो वो लगा सकता है फ़ोन। जी तो ये पुलिस का नंबर है जो मध्य प्रदेश में एक तरह से एसिमिलेटेड है डायल 100 के साथ में। ओके, तो वो कॉल डायल 100 को ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर कोई हिंसा हुई है। अगर कोई सामान्य परेशानी है कि उसको घर से निकाल दिया गया है, उस तरह का सामान्य कोई बात है, तो हमारा जो कॉल जाता है 181 से वो जाता है हमारे सभी जिलों में। जी सर। एक वन स्टॉप सेंटर बनाया गया है। ओके। वन स्टॉप सेंटर सखी कहते हैं उसको। जी सर। वो एक तरह की एक अम्ब्रेला स्कीम है जहाँ पर महिलाएं जा सकती हैं, वहाँ पर 6-7 दिन के लिए रुक सकती हैं। एक तो रिहेबिलिटेशन हो गया, दूसरा लीगल एड अगर उनको कोई चाहिए तो वो मिल सकती है, इनिशियल DIR या FIR दर्ज हो सकती है जी और उसकी काउंसलिंग हो सकती है ना। और अगर उसके साथ कोई मारपीट हुई है, इस तरह का कोई हिंसा हुई है, तो वो वहाँ पर हॉस्पिटल की भी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो भी उपलब्ध रहती हैं। बाय एंड लार्ज प्रदेश में सभी जिलों में हॉस्पिटल का जो कैंपस है उसी में, जैसे यहाँ पर जो चल रही है वो गौरवी के नाम से है। जी सर। तो वो यहाँ पर जो JP हॉस्पिटल है उस कैंपस में है। तो इसी तरह से पूरे प्रदेश भर में उसमें चल रहा है। तो महिलाओं को अगर कोई 181 पर कॉल करता है तो उस महिला को वन स्टॉप सेंटर पर भी लाया जा सकता है और अगर पुलिस में जाना है तो 112 पर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, डायल 100 पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसके अलावा भी इस जो इंटीग्रेशन हो रहा है कि अब क्या है कि केंद्र सरकार ने सोचा है कि 50 तरह के हेल्पलाइन नंबर रहते हैं तो एक होना चाहिए आगे चल के जो भी होगा उसका नंबर, परंतु अभी 181 यानी कि विमेन हेल्पलाइन, 112 इमरजेंसी, पुलिस डायल 100, तीसरा एक नंबर होता है जो बच्चों के लिए होता है, चाइल्ड लाइन कहते हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन कहते हैं जिसको, वो है 1098। हाँ 1098 है ना। तो ये नंबर भी, ये तीनों इंटीग्रेटेड हो गए हैं और इन सब पर अगर आप कॉल करेंगे, किसी एक पर कॉल करने से भी दूसरे नंबर पर कॉल जा सकता है। 112 पर कॉल करना है, महिला हेल्पलाइन जाना है तो 181 पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। 181 पर करना है और बच्चे की कोई समस्या है तो वो अपने आप 1098 पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। महिला की समस्या है लेकिन उसने गलती से 1098 पर कर दिया तो ये इंटीग्रेटेड एक अप्रोच है जिससे हम सभी को, बच्चों को, महिलाओं को एक सुविधा और सुरक्षा दे सकते हैं इसके माध्यम से। सर, सेफ सिटी कार्यक्रम जो चल रहा है उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। सेफ सिटी कार्यक्रम क्या है और इससे बच्चे कैसे जुड़ सकती हैं सर? देखिए अभी हम इसके जो पहला फेज़ है उसको कंक्लूड करने के उसमें है, तो अभी नहीं, हम दूसरा एक और फेज़ लेके आने वाले हैं जिसमें हमारा प्रयास ये है कि हम प्रदेश के जो सभी नगर निगम और सभी नगर पालिकाएँ जो लगभग 116 हैं तो उनमें सभी में संचालित करने का प्लान है। तो जब वो प्रोजेक्ट का नया फेज़ आएगा तो उसके बाद सभी लोग उसमें जुड़ सकते हैं, उसमें बात कर सकते हैं। जी सर, इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे बेटियों के लिए, क्योंकि कई बार होता ये है कि सर उनकी एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती है, तो शुरुआती स्टेज में क्या ऐसी कोई योजना है जिससे उनकी पढ़ाई पूरी हो सके और अभिभावकों को या कोई काउंसलिंग की व्यवस्था विभाग द्वारा की जा रही है अभी? देखिए इसमें एक तो ये है कि विभाग द्वारा तो नहीं, एक तो विभाग का काम ये है, मैं आपको बता दूं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, 6 साल तक के बच्चों की जो शिक्षा है जिसको हम प्री स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन कहते हैं, तो वो शिक्षा हर एक आंगनवाड़ी पर दी जाती है मूल तौर पर। और उसका उद्देश्य यही है कि सभी बच्चे शिक्षा के लिए, क्योंकि स्कूल में वो पहली क्लास में जाएगा तो उससे पहले की प्रारंभिक जो शिक्षा है कि स्कूल में आने का एक वातावरण कैसे बने, तो वो आंगनवाड़ी पर दी जाती है और उसका उद्देश्य यही कि बच्चा स्कूल में जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने सभी के लिए और विशेषकर बेटियों के लिए जो एजुकेशन है उसको फ्री रखा है। और जो लाडली लक्ष्मियाँ हैं उसके लिए तो वो चाहे मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं, कोई भी पढ़ाई कर रही हैं, तो उसके लिए उनकी जो शिक्षा है वो मुफ्त है। अब सभी को वहाँ पर जाना और अपने लिए उसको हासिल करना और उस शिक्षा का और कहाँ से उनको फीस प्राप्त होगी, किस तरह से फ्री एजुकेशन है, उसके बारे में जानने का अधिकार है और विभाग भी बताता है और उसके बाद में स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बारे में जानकारी देते हैं। एक 14225 जो नंबर है वो उमंग हेल्पलाइन है।
वो किशोरों की अपनी कोई समस्याएं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हैं या व्यक्तिगत जीवन से हैं, तो उमंग हेल्पलाइन पर भी वो फ़ोन करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि जब हम नगर सुरक्षित की बात करते हैं और प्रदेश सुरक्षित की बात करते हैं, तो इसमें पुरुषों और समाज की सर क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए पूरी भूमिका जो है ना, देखिए क्या है कि समाज कोई एक यूनिट नहीं होता है। जी। एक समाज है, मान के चलिए मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में 8 करोड़ लोग रह रहे हैं। जी। 8 करोड़ लोगों में कौन व्यक्ति किस तरह का व्यवहार कर रहा है, इस पर नियंत्रण करना संभव नहीं है। मूल तौर पर ये समस्या है, ये कहा जाता है कि महिलाओं की जो समस्या है वो, या जेंडर का जो प्रॉब्लम है कि जेंडर को लेकर, जेंडर इक्वलिटी को लेकर जो भी समाज इस तरह से रिएक्ट करता है, वो महिलाओं की समस्या नहीं है, क्योंकि महिलाएं तो समस्या को फेस कर रही हैं। वो समस्या मूलतः पुरुषों की है। इसमें ज़्यादातर बात किया जाना, हम लोग पहले शुरुआती दौर में महिलाओं की समस्याओं पर महिलाओं से ही बात करते रहते थे। अब महिलाओं की जो समस्या है उन पर महिलाओं से बात करने की जगह पुरुषों से बात करने की ज़्यादा आवश्यकता है। मान के चलिए कोई हिंसा होती है, तो हिंसा कौन करता है? पुरुष करता है। अगर उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, अगर उसको समझा दिया जाएगा, कोई भी पुरुष अगर हिंसा नहीं करेगा तो स्वाभाविक तौर पर समाज में या परिवार में हिंसा रुक जाएगी। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो कहा गया है कि हमारे जो NFSS का डाटा बताता है कि लगभग 1/4 यानी कि 4 विवाहित महिलाओं में से 1 विवाहित महिला के साथ में मारपीट होती है। तो कौन कर रहा है? उसी के परिवार के कोई पुरुष, या तो पति कर रहा है या दूसरे पुरुष सदस्य कर रहे हैं। तो अगर, और उसके लिए दोनों तरीके हैं, एक एक्ट है और दूसरा समाज का अपना परिवर्तन है कि दोनों के माध्यम से उसको नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, तो समाज को भी अपनी सोच बदलनी होगी, तभी जो महिला सशक्तिकरण का जो संकल्प है वो पूरी तरह से साकार होगा। और मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं, बेटियों को सशक्त बनाया जा रहा है और महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए अग्रसर किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लिए आपने वक्त निकाला। तो दर्शकों, विकास गाथा के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।